Hello students, today we are going to study part 3 of the chapter Cell in Bio section for class 9th. As we know, there are the different types of cell organelles are embedded in the cytoplasm of the cell, and they perform the various types of functions in the multicellular organisms. So these cell organelles are responsible for different types of functions like endoplasmic reticulum, nucleus, and Golgi apparatus or chromosomes, vacuoles, plastids, or lysosomes, ribosomes, etc. So we discuss one by one what are these types of cell organelles. In this series, we first study about the endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum appears like this. This is the endoplasmic reticulum. This one is, and endoplasmic reticulum is always situated and embedded with the nuclear pore and along the side wall of the nucleus. This is the nucleus, nuclear envelope, nucleus, nuclear pores, and with the help of these nuclear pores, it is situated like this in the form of smaller tubules called as cisternae of the endoplasmic reticulum. And here it is a rough endoplasmic reticulum on which there are several types of ribosomes on which protein synthesis occurs. And these endoplasmic reticulums are the double membranous bond structures which are attached with the nucleus or the or on the smooth endoplasmic reticulum. Smooth endoplasmic reticulum, there is no ribosomes are found on their membranes, and there is the only lipid synthesized. So we see that in the case of endoplasmic reticulum, the rough endoplasmic reticulum is responsible for the protein synthesis, while the smooth endoplasmic reticulum is responsible for the lipid synthesis. Or smooth endoplasmic reticulum is found in the interstitial cells, liver cells, adipose cells, or muscle cells. While in the case of RE, RE R means rough endoplasmic reticulum. This is the main organ of the transport of protein. So it is always situated and found near the nucleus. बच्चों मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एक लार्ज नेटवर्क है मेम्ब्रेनस बाउंड ट्यूब्यूल्स का, और इसमें जो है दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जो न्यूक्लियस की चारों तरफ स्थित होते हैं। यहाँ पर देखिए ये न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ ये जो रफली बनाया गया है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और इसमें कई सारे जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें कई सारे स्मॉलर ट्यूब्यूल्स निकले होते हैं, जैसे इसमें है डायग्राम में। और ये स्मॉलर ट्यूब्यूल्स को सिस्टर्नी बोलते हैं। इनके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन पे राइबोसोम्स लगे होते हैं। इन्हीं राइबोसोम्स में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वॉल पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जैसे ये है, इसकी वॉल के ऊपर कोई राइबोसोम नहीं होता है, इसलिए ये केवल लिपिड की सिंथेसिस करता है। फैट ग्लोब्यूल्स है, लिपिड है, वसा है जिसको फैट बोलते हैं, वो सिंथेसाइज होता है खाली इसके ऊपर। ये लीवर सेल है, फैट सेल्स हैं, एडिपोज टिश्यू, मसल सेल्स में पाए जाते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और हमेशा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा वो सेल के अंदर न्यूक्लियर वॉल या न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है उसमें छोटे छोटे न्यूक्लियर पोर होते हैं, उनसे इनकी सिस्टर्नी जो होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ की वो जुड़ी होती है, और इस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखता है। अब सेकंड स्ट्रक्चर यहाँ पर आएगा, यानी कि फंक्शन अगर मेनली देखा जाए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो वो सिर्फ यही है, प्रोटीन सिंथेसिस करना और लिपिड सिंथेसिस करना। अब नेक्स्ट ऑपरेटस हमारे सामने जो आएगा वो आएगा गोल्जी ऑपरेटस। तो गोल्जी ऑपरेटस जो है वो उसका क्या योगदान है, वो कैसा दिखता है स्पेशलाइज फॉर्म में, वो मैं दिखाती हूँ आपको। ये रहा गोल्जी ऑपरेटस। गोल्जी ऑपरेटस को कैमिलियो गोल्जी ने सबसे पहले खोजा था, और इसको डिक्टियोसोम्स भी बोलते हैं। इसका जो दूसरा नेम है वो डिक्टियोसोम्स है। ये साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड होता है, और प्लांट सेल में ये लार्ज स्ट्रक्चर दिखता है, और जबकि एनिमल सेल में छोटा स्ट्रक्चर ही दिखता है। और ये सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है,
खाली ये मैच्योर आरबीसीज और स्पर्म्स ऑफ मेल्स में नहीं पाया जाएगा। और ये साइटोप्लाज्म में बस सिंपली तरीके से एम्बेडेड है। जैसे कि अगर इस सेल के अंदर देखें तो सेल के अंदर यहाँ पे ये पाया जा रहा है गोल्जी apparatus। गोल्जी apparatus का मेन फंक्शन क्या हो सकता है? वो ये हो सकता है कि इट्स फंक्शंस, द मेन फंक्शन इज टू इंक्लूड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स, और it also involves in the formation of lysosomes, and mainly Golgi apparatus also responsible for the fat synthesis। मतलब गोल्जी apparatus के वर्क तो कई सारे हैं, लेकिन मेन वर्क जो है वो ये है कि ये कई जगह पर म्यूकस है, एंजाइम्स है, इनका फॉर्मेशन करता है। कई जगह लाइसोसोम्स भी बनाता है, हार्मोन्स बनाता है, और ये कई सारे फूड मटेरियल जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं उनकी पैकेजिंग करता है, स्टोरिंग करता है, उनको मॉडिफाई करता है, सेल वॉल बनाने में मदद करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में मदद करता है, और एनिमल स्पर्म का जो एक्रोसोमल पार्ट होता है, ऊपर का पार्ट, वो भी बनाता है। और साथ में सिंपल शुगर्स जिनको जो होते हैं उनसे कॉम्प्लेक्स शुगर बनाने का काम भी यही करता है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑर्गन लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को सबसे पहले डी ड्यूवे नाम के एक वैज्ञानिक ने खोजा था। ये इनका नाम रहा। 1949 में लाइसोसोम्स was discovered by डी ड्यूव, and these lysosomes are also called as suicidal bags or autosomal suicidal bags or suicidal body, because these lysosomes contains some types of digestive hydrolytic enzymes, and which performs the functions of different types of digestion of enzymes or hormones. And mainly these lysosomes are involved for the digestive process or intracellular digestive system. It also digests stored food contents like protein and fat in a controlled manner or during starvation and provides necessary energy. This is called as autophagy। मतलब कहने का ये है कि लाइसोसोम का मेन काम होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो है ये प्रोवाइड कराता है। इसमें कई ऐसे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जब ये लाइसोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल के अंदर होता है, और ये क्या करता है, जैसे कभी कोई व्यक्ति भूखा रहता है स्टारवेशन की कंडीशन में, तो जितने भी हमारे बॉडी के अंदर पाए जाने वाले सेल्स में फैट और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें जितना भी फूड स्टोर है उसको डाइजेस्ट करना और उससे एनर्जी प्रोड्यूस कराना, ये इसका काम है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऐसी भी कंडीशन आती है कि लाइसोसोम्स को जब ये क्या करता है कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इसके जो है, जब इनको कुछ और अदर ऑर्गन्स या और अदर प्रोटीन या फैट मॉलिक्यूल्स नहीं मिल पाते हैं, तो ये अगर कुछ भी ना मिले इसको, तो उस कंडीशन में ये अपने ही सेल ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट करने की कोशिश करता है और करने भी लग जाता है। तो जब ये अपनी ही सेल में अपने ही सेल ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट करेगा तो इसको बोलेंगे सुसाइडल बैग्स। और इसके अलावा जितनी भी सेल डिब्रीज होती हैं, सेल के डेड ऑर्गेनल्स हो गए, मान लीजिए सेल में जो भी बाई प्रोडक्ट निकल रहा है, कोई भी वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, तो उसको भी ये भी साफ करेगा और कह सकते हैं कि ये भी डाइजेस्ट कर देगा वही। तो इसीलिए इसको बोलेंगे सेल स्कैवेंजर भी। ठीक है। अब अगला ऑर्गन आता है हमारे सामने माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सबसे पहले कॉलिकर ने डिस्कवर किया था 1880 में, और इसके बाद बेंडा जी ने इनको टर्म दिया माइटोकॉन्ड्रिया का। ये कुछ स्ट्रक्चर्स दिखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जैसे। ये डबल मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर हैं, जैसे शू शेप दिखते हैं, और इसमें अंदर की साइड में कुछ ट्यूब्यूल्स होते हैं मुड़े हुए, और इन ट्यूब्यूल्स को बोलते हैं यहाँ पर क्रिस्टीफॉर्म में। और इनका ये जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, इससे इसके दो चैम्बर बनते हैं, एक आउटर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर और आउटर चैम्बर बनाएगा, और एक ये इनर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इनर चैम्बर बना देगा।
और इन्हीं इनर ट्यूब्यूल्स के ही जो वॉल्स होती हैं इनमें, जैसे टेनिस होता है ना, तो टेनिस के आकार के छोटे छोटे यहाँ पर कई सारे पार्टिकल्स लगे होते हैं, जिनको F0 F1 पार्टिकल या फिर ऑक्सीसोम्स भी बोलते हैं। ये जो मुड़ी हुई नलिकाएं दिख रही हैं ट्यूब्यूल्स, उनको सिस्टर्नी या क्रिस्टी बोलेंगे। और क्रिस्टी के इनर वॉल पर बहुत सारे आपको F0 F1 पार्टिकल या F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम्स ये यहाँ पर लगे होते हैं छोटे छोटे। और इनके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं या कह लीजिए हार्मोन्स वगैरह इसके मैट्रिक्स वगैरह में पाए जाते हैं। और इनका मेन फंक्शन ऑक्सीसोम्स का क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल लाइक ग्लूकोज और रिलीज द और फॉर्मिंग द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP. ATP are the energy coins of the cell. That's why mitochondria is also called as powerhouse of the cell, because it performs the function of to formation of the ATPs और energy coins. मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में जो अंदर की तरफ क्रिस्टी है उसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे टेनिस के बल्ले के आकार के ऑक्सीसोम्स लगे हैं। इनका मेन फंक्शन होगा कि ये जब सेल के अंदर जो ग्लूकोज होता है उसका ऑक्सीडेशन करके उनसे एनर्जी स्टोर करें, और वो एनर्जी जो रिलीज़ होती है वो ATP के फॉर्म में होती है, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट फॉस्फेट के बॉन्ड के फॉर्म में होती है, जो कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है। अगर वो पहले एक सिंगल बॉन्ड में होगा तो वो AMP कहलाएगा, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। उसके बाद में जब वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो उसको एडेनोसिन डाइफॉस्फेट बोलेंगे, और फिर वो ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको बोलेंगे ATP यानी कि एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो ये ATP जो होता है ये एनर्जी कॉइन्स होते हैं, एनर्जी के सिक्के। तो जब भी सेल को ज़रूरत पड़ती है अपने डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए तो वो इन्हीं ATP से एनर्जी लेता है। और ये ATP बनते कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। अब इसके बाद और अगर डीपली जाएँ तो माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन जो है एरोबिक रेस्पिरेशन में है, क्रेब साइकिल्स को चलाने में है। और मैंने बताया आपको जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, ये ऑक्सीडाइज होता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का यूज़ करके, और एनर्जी तब रिलीज़ हो जाती है ATP के फॉर्म में। बहुत सारे फंक्शंस और भी अलग हैं, जैसे कि कई कुछ बायोकेमिकल्स जैसे स्टेरॉइड्स, फैटी एसिड, क्लोरोफिल, अमीनो एसिड्स। तो इनमें भी इंटरमीडिएटरी ऑर्गेनल्स के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया ही एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड कराता है माइटोकॉन्ड्रिया इन सेल्स को। अब आएगा नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स जो स्ट्रक्चर ये है, राइबोसोम्स ये सिंगल बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आउटर वॉल पे होते हैं लगे छोटे छोटे ये दाने जैसे। और राइबोसोम्स को सबसे पहले डिस्कवर किया था जॉर्ज पैलाडे ने, और इन्होंने जब इसे डिस्कवर किया तो ये सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर कहलाते थे। और इनका टाइप्स देखा जाए तो ये दो टाइप के हैं, एक 70S राइबोसोम और एक 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम कहते 70S सब यूनिट है, लेकिन इसको लिखते हैं 50S और प्लस 30S। और 80S राइबोसोम इसको लिखते हैं 60S प्लस 40S। तो जो भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें 80S राइबोसोम पाया जाता है, और जो भी प्रोकैरियोटिक सेल है उनमें 70S राइबोसोम पाया जाता है। अब इनके मेन फंक्शन वही मैंने जो पहले बताया था आपको, प्रोटीन सिंथेसिस करना, ये इनका मेन फंक्शन है। और लास्ट आपका रह जाता है प्लास्टिड्स और वैक्यूल्स। प्लास्टिड्स जो है वो सभी प्लांट सेल्स में मेनली पाए जाते हैं, और कहीं कहीं पर इनको क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट के फॉर्म में एनिमल सेल में भी पाए गए हैं। और प्लास्टिड्स का मेन फंक्शन होता है टू स्टोर द फूड, ये फूड को स्टोर करते हैं। इसमें ल्यूकोप्लास्ट जो है वो स्टार्च वगैरह को स्टोर करने का काम करेगा। और ये वाइट कलर का होता है ल्यूकोप्लास्ट, कलरलेस प्लास्टिड भी बोलते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो है सब कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं। और हरे पेड़ पौधों में सभी जगह एक ग्रीन प्लास्टिड्स पाया जाता है जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्लोरोफिल होता है। और जो क्लोरोप्लास्ट है वो सभी को पता है कि
ये जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं, ये मेम्ब्रेनस बॉन्डेड स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट, जो कि ग्रीन प्लांट सेल्स में पाया जाता है। और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का, हम अगर उसको देखें तो हमें पता लगेगा कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो इस तरीके से कुछ दिखता है। और ये डबल मेम्ब्रेनस बॉन्ड स्ट्रक्चर है, इसका अपना डीएनए अलग होता है। इसमें कई सारे सिक्के के समान ऐसे ढेर के रूप में संरचनाएं होती हैं, कई सारे स्ट्रक्चर। इनको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, सिंगल को बोलते हैं ग्रैना। ये जो एक सिंगल दिख रहा है आपको, ये कहलाएगा थैलेकोइड। और जब ये कई सारे सिक्के एक दूसरे के ऊपर चढ़े होते हैं तो इनको बोलते हैं ग्राना। ये एक दूसरे से अटैच होते हैं, इनको बोलते हैं लैमेली। और इस तरीके से इसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म बिखरा होता है। इसका मेन फंक्शन मैंने बताया आपको, इस क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन क्या है। जो भी सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है उस समय इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म होती है, और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको यूज़ करके एनर्जी बन जाती है। और क्रोमोप्लास्ट जो डिफरेंट कलर के होते हैं वो डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स में, उनकी पंखुड़ियों में पाए जाते हैं। ये पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट का मेन फंक्शन जो है वो स्टार्च, फैट और प्रोटीन को सिंथेसाइज करके स्टोर करना। और अब आ गई वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो है वो एक फ्लूइड फिल्ड सैक लाइक मेम्ब्रेनस, सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है इसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। इसके अंदर सेल सैप भरा होता है। ये मेनली डिफरेंट टाइप के जो अदर जैसे मिनरल्स, अमीनो एसिड, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड, प्रोटीन, इन सबको सस्पेंशन फॉर्म में अपने अंदर स्टोर रखती है। और वैक्यूल जो है वो सेल को एक टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड कराती है, जिससे सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर बना रहता है। और मेन फंक्शन जो है मैंने बताया आपको, ये इट हेल्प्स द प्लांट सेल टू रिमेन टर्जिड एंड रिजिड। और क्या मेन फंक्शन हो सकता है इसका, जैसे टोनोप्लास्ट का, इट मेंटेन्स ऑस्मोटिक प्रेशर इन द सेल। सेल के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना ये इसी वैक्यूल का काम है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ शुगर, अमीनो एसिड, ऑर्गेनिक एसिड एंड प्रोटीन। और इट ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन इन लोअर ऑर्गेनिज्म। अब बचता है आपका सेंट्रोसोम और पैरोक्सिसोम। सेंट्रोसोम ऐसे इस टाइप का, ऐसे लकड़ी की तरह का स्ट्रक्चर है। और ये मेनली जो है इसमें ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्रिपल फॉर्म में लगे होते हैं। ये हॉलो स्ट्रक्चर होते हैं अंदर से। इनका मेन फंक्शन होता है जब सेल डिवीजन होता है तो उस समय स्पिंडल फॉर्मेशन करता है। और ये सीलिया और फ्लैजिला को भी राइज करता है, जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम में। अब है पैरोक्सिसोम्स। ये कुछ ऐसे स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सेल के अंदर जितने भी टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं उनको रिमूव आउट करते हैं और डिटॉक्सिफिकेशन कर देते हैं सेल का। यानी कि सेल के अंदर मेनली किडनी और लिवर सेल्स में पाए जाते हैं पैरोक्सिसोम्स। और जितने भी विषैले प्रोडक्ट्स बनते हैं सेल के अंदर उन सबको रिमूव आउट करने का काम करते हैं। तो बच्चों ये स्ट्रक्चर यहीं पर ये चैप्टर फिनिश होता है, जिसमें मैंने अभी आपको अगर इसको समराइज़ करूँ तो सेल दो टाइप की है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोइड होता है। और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस है, सेल ऑर्गेनल से, सेल वॉल है प्लांट सेल में, और सेल मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये एनिमल सेल में। और सेल ऑर्गेनल्स में हमने पढ़ा डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनल्स होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी फॉर्मेशन करता है, लाइसोसोम जो है वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सिक्रीट करके डाइजेशन करता है। और वैक्यूल्स जो है वो टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करा देती है सेल को, और डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स को स्टोर करती हैं। गोल्जी ऑपरेटस है, ये एनिमल सेल में पाया जाता है। प्लांट सेल में इसको डिक्टियोसोम बोलते हैं। ये लिपिड सिंथेसाइज करता है। और प्लास्टिड जो है खाली ग्रीन प्लांट में पाई जाती है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, वो क्लोरोप्लास्ट खाली ग्रीन प्लांट में होता है। और दूसरे एनिमल्स वगैरह में और दूसरे प्लांट्स में जैसे जहाँ पर फ्लावर वगैरह है उसमें क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है कि फूड को स्टोरेज करेगा और स्टार्च का स्टोरेज करता है। और सेंट्रोसोम का सेंट्रोसोम मेनली एनिमल सेल में पाया जाता है, जो कि सेल डिवीजन में मदद करता है और स्पिंडल फॉर्मेशन करता है। इस तरीके से बच्चों ये चैप्टर ही फिनिश होता है। एंड इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द टिश्यू। और एक छोटी सी चीज़ और रह गई है कि एनिमल सेल और प्लांट सेल का मेन डिफरेंस क्या होता है। एनिमल सेल अपनी साइज और शेप में छोटी दिखती है और ओवल शेप, प्लांट सेल जो है बड़ी है, रेक्टेंगुलर शेप में दिखती है। सेल वॉल एब्सेंट है एनिमल सेल में, और प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है।
प्लास्टिड्स जो है वो जनरली एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं, खाली यूग्लिना में पाए जाते हैं। और प्लांट सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट हैं। वैक्यूल जनरली जो है वो नहीं पाई जाती एनिमल सेल में, और होती है तो बहुत छोटा स्ट्रक्चर है। प्लांट सेल में वैक्यूल बहुत बड़ी होती है। सेंट्रोसोम एनिमल सेल में प्रेजेंट है और प्लांट सेल में एब्सेंट है। हाईली कॉम्प्लेक्स और प्रोमिनेंट गोल्गी apparatus एनिमल सेल में पाया जाता है, जबकि सिंपल टाइप का गोल्गी apparatus डिक्टियोसोम्स के रूप में प्लांट सेल में पाया जाता है। और न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर ऑफ द सेल होता है एनिमल सेल में, लेकिन अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो ये वैक्यूल के चारों तरफ साइड में न्यूक्लियस लाई करता है प्लांट सेल में। तो बच्चों यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप दैट यू विल वेल अंडरस्टैंड विद दिस लेसन, एंड टिल देन गुड बाय। प्लीज लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़. Thank you and subscribe my channel too.